हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय सर। आपको जो हम राजनीतिक विज्ञान का टॉपिक कर रहे थे, भारतीय संविधान की विशेषता, इनको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमारी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है भारतीय संविधान की विशेषता के ऊपर। ठीक है, और आज हमारी इस विशेषता के अंदर लास्ट क्लास है, जिसके अंदर हम भारतीय संविधान की टोटल विशेषताएं हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद इसकी आपकी PDF जो फाइल है वो आपको मिल जाएगी, उसको पढ़ लेना। ये जो जितनी हमारी क्लासें हैं उसको बढ़िया तरीके से आप देख लेना और नोट्स भी बना लेना। तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी भारतीय संविधान की विशेषता है वो है लचीले व कठोरता का मिश्रण। देखो, हमारे संविधान के अंदर लचीले व कठोरता का मिश्रण कैसे है? हमारा संविधान है वो लचीला व कठोर है। कैसे? देखो, प्रत्येक देश की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग संविधान में बदलाव करना होता है। प्रत्येक देश में ये मुद्दा रखा गया है, प्रत्येक देश में ये ऑप्शन रखा गया है कि जैसे जैसे देश की परिस्थितियां चेंज होती जाती है, वैसे वैसे संविधान में हमें कुछ ना कुछ संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। और भारतीय संविधान में भी इसको आर्टिकल 368 में रखा गया है। आर्टिकल 368 यानी आर्टिकल 368 के तहत हम क्या कर सकते हैं? भारतीय संविधान में जो संसद होती है वो संशोधन कर सकती है। जितनी भी आवश्यकता होती है, कुछ शब्द जोड़ने होते हैं, कुछ हटाने होते हैं, नए कानून बनाने होते हैं, यानी ये सारी परिस्थितियां करके वो क्या कर सकती है? इसमें संशोधन कर सकती है, नई बातें जोड़ सकती है, कुछ बातों को हटा भी सकती है। ये संसद के पास शक्ति है, ये आर्टिकल 368 के तहत। अब कठोरते व लचीलेपन का इसका मिशन कैसे है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 368 है उसके अंदर हमारे जो यहाँ चेंज करने की, संविधान में बदलाव की, संशोधन की 3 विधियां हैं। वैसे आर्टिकल 368 में तो 2 ही विधि है, लेकिन हमारे टोटल अगर हम बात करें तो वो 3 विधियां हैं। कौन कौन सी है? देखो, एक तो संविधान में संशोधन हो सकता है साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत द्वारा यानी संसद क्या कर सकती है? संसद अपने साधारण बहुमत के द्वारा भी, यानी न तो उसको 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, न पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है, बल्कि एक साधारण बहुमत के द्वारा भी क्या कर सकती है? उसमें संशोधन कर सकती है। बिल्कुल सरल तरीका है ये, यानी लचीला है। लचीला यानी बिल्कुल सरल तरीके से उसमें क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। ये संसद के पास पावर होती है। और ध्यान रखना, ये हमारे यहाँ पर आर्टिकल 368 में ये ऑप्शन नहीं है। हमारा ये प्रकार जरूर है, लेकिन 368 में नहीं मिलता। 368 में 2 प्रकार मिलते हैं संशोधन के, वो पढ़ते हैं। दूसरा होता है संशोधन का, एक तो संसद का पूर्ण बहुमत होना चाहिए, प्लस जो उपस्थित सदस्य होते हैं, यानी संसद में जो उपस्थित मेंबर होते हैं, सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। 2/3 बहुमत। देखो, पहला तो प्रकार क्या है? इस साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, संसद कर सकती है। दूसरा, उसको विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। नहीं तो सदस्य जितने संसद है उसका पूर्ण बहुमत होना चाहिए, प्लस जितने सदस्य उपस्थित है उस मीटिंग के अंदर, यानी संशोधन करने के लिए जितने लोग वहाँ पर मेंबर जो उसके सदस्य है वो इकट्ठे हुए हैं, उसका 2/3 बहुमत तो पास करना चाहिए। तब जाके वो क्या होता है? संशोधन कंप्लीट होता है। एक तीसरा तरीका भी है, उसके अंदर क्या होता है? तीसरे के अंदर ये दूसरा तो कंप्लीट होता ही होता है, अभी संसद का पूर्ण बहुमत व उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, प्लस आधे से अधिक राज्यों का भी क्या होता है? इसमें समर्थन होता है। ये 3 तरीके होते हैं। देखो, पहला बिल्कुल सिंपल होता है, दूसरा फिर थोड़ा सा हार्ड होता है, तीसरा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसके अंदर लचीला भी है और कठोरता भी, यानी हमारे संविधान में दोनों तरीकों को अपनाया गया है। लचीलेपन को भी अपनाया गया है और कठोरतापन को भी अपनाया गया है। साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसी राज्यों का नाम परिवर्तन करना है, जैसे पहले कलकत्ता था उसका कोलकाता कर दिया, उड़ीसा का ओडिशा कर दिया, यानी इस प्रकार नाम चेंज करना है। या कोई केंद्र शासित प्रदेश होना, जैसे जम्मू कश्मीर को, राज्य को दर्जा खत्म करके उसको जम्मू को, उनको जो लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ठीक है, या कोई 2 राज्यों को जोड़कर एक राज्य बनाना है, या राज्य का खंडन करके 2 राज्य बनाने हैं। ये वो स्थिति होती है जिसके अंदर संसद साधारण बहुमत के द्वारा क्या कर सकती है? बदलाव कर सकती है, उसको विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आता है संसद का पूर्ण बहुमत और उपस्थित 2/3 बहुमत, यानी कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। और लास्ट आता है आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। और आपको मेन तो आपको ये याद रखना है, एक आपको ये याद रखना है, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। इसमें कुछ मैं आपको मुद्दे बता देता हूँ।
इसके अंदर हमें दो तिहाई बहुमत तो चाहिए चाहिए, विशेष बहुमत बोलते हैं इसको हम। विशेष बहुमत तो हमें मिलना ही मिलना चाहिए, प्लस आधे से अधिक राज्यों की भी क्या मिलनी चाहिए, समर्थन मिलना चाहिए। अगर ये हमारी शर्तें पूरी नहीं होती तो संशोधन नहीं हो पाता। अगर ये शर्तें पूरी होती है, अभी हमें बहुमत भी मिल चुका है और आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी मिल चुका है। ये ध्यान रखना, ये उसी में होता है जहां पर संघात्मक शासन प्रणाली से संबंधित होता है। संघात्मक यानी जिसमें केंद्र और राज्य दोनों जुड़े होते हैं, केंद्र और राज्य दोनों जुड़े होते हैं, वहां पर दो तिहाई बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, उसके अंदर संसद भी भाग लेती है और राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं। अगर उसमें बदलाव करना है, अनुसूची 7 है हमारी, अनुसूची 7, अगर उसमें किसी प्रकार का चेंज करना है तो भी यही ऑप्शन चाहिए हमें, क्योंकि अनुसूची 7 के अंदर हमने पढ़ा था केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किया गया, तो वो केंद्र और राज्यों से संबंधित है। तो कहने का मतलब है इनमें अगर किसी प्रकार का संशोधन करना है तो ये तीसरे प्रकार का ऑप्शन हमें अपनाना पड़ेगा। तो समझिए बात भी, हमारे संविधान में लचीलेपन को भी अपनाया गया है, बिल्कुल साधारण तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। कठोरता को भी अपनाया गया है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कठिन तरीके से क्या हो सकता है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यानी कई बार जैसे पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, पूर्ण मिल जाता है तो दो तिहाई बहुमत नहीं मिलता, अगर दो तिहाई मिल जाता है तो आगे आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी नहीं मिल पाता। यानी इसके अंदर जो संशोधन की प्रक्रिया है वो हार्ड है, इसमें सिंपल है, इसमें हार्ड है। इसका मतलब हमारा संविधान है वह लचीले व कठोरता का क्या अपनाया गया, मिश्रण रखा गया। यानी कुछ मुद्दे सरल तरीके से संशोधन हो जाते हैं, कुछ मुद्दों को संशोधन करने के लिए, चेंज करने के लिए एक हार्ड तरीका यानी कठिन तरीके को अपनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। आगे जो हमारी विशेषता है वो है हम पढ़ लेते हैं न्यायिक पुनरावलोकन यानी न्यायपालिका व संसदीय संप्रभुता का समन्वय। हमारे इस प्रकार से समन्वय होता है मिलाना, आपस में मिला देना। ये हमारे न्यायपालिका को और संसद को, संप्रभुता को बढ़िया तरीके से मिलाया गया है। ठीक है, यानी हमारे यहाँ पर कहते हैं न्यायपालिका भी सर्वोच्च है और हमारे यहाँ पर संसद भी सर्वोच्च है, यानी दोनों की संप्रभुता को मिलाया गया, समन्वय किया गया। ऐसा नहीं हम कह दे संसद ही सर्वोच्च है, हम कहते हैं न्यायपालिका भी सर्वोच्च है, ऐसा नहीं है। हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो संविधान के अंदर जो सर्वोच्च है वो संसद को सर्वोच्चता दी गई है, संसद सर्वोच्च है। संसद नया कानून बना सकती है, कानून में संशोधन कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है, कानून को खत्म कर सकती है। ये टोटल मैटर किसका होता है, संसद का होता है। इसका मतलब संसद हमारे यहाँ कौन है, सर्वोच्च है। लेकिन साथ में हमारे ये भी मुद्दा रखा गया है, यदि संसद ऐसा कानून बना दे, यदि संसद ऐसा कानून बनाए जो संविधान के विरुद्ध हो या संविधान का अतिक्रमण करे या संविधान के अनुसार न हो, संविधान के अकॉर्डिंग न हो, तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का यूज करके क्या कर सकती है, उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है, उसको खत्म कर सकती है। देखो संसद सर्वोच्च है, कानून बना देगी। अगर ऐसा कानून बन जाए जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, संविधान का अतिक्रमण कर रहा है या संविधान के विरुद्ध है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका सर्वोच्च हो जाती है। न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का यूज करती है। मैंने कहा था ना, पुनरावलोकन यानी फिर से जांच करना। न्यायपालिका उस कानून को फिर से जांचती है, अगर वो संविधान के अनुसार नहीं है तो उस कानून को क्या कर सकती है, वो अवैध घोषित कर सकती है। इसका मतलब हमारे यहाँ पर न्यायपालिका और संसद की संप्रभुता का दोनों का क्या किया गया, समन्वय किया गया है। हमारे यहाँ पर संसद भी सर्वोच्च है और यहाँ पर हमारे न्यायपालिका भी सर्वोच्च रखी गई है। समझोगे, बिल्कुल सिंपल है। यानी दोनों का क्या किया गया, समन्वय किया गया दोनों को। यानी ऐसे नहीं ब्रिटेन की तरह संसद ही सर्वोच्च है, अमेरिका की तरह न्यायपालिका सर्वोच्च है, ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च होती है, कुछ भी कर सकती है वो। अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च होती है, लेकिन भारत में इन दोनों का समन्वय किया गया है, इन दोनों को मिलाया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे जो आपकी विशेषता है, विश्व शांति का समर्थन। देखो भारत ने हमेशा ही विश्व शांति का समर्थन किया है।
विश्व शांति यानी पूरे विश्व में क्या रहे, शांति बनी रहे, जैसे युद्ध वगैरह की स्थिति न हो, आतंकवाद की स्थिति है, यानी इस चीज को भारत ने हमेशा ही नकारा है। ठीक है, जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय हुआ था, और भारत हमेशा युद्ध के विरुद्ध था। और आप देखते होंगे हमारे भारत की जो विशेष विदेश नीति है, भारत की जो विदेश नीति है वो आर्टिकल 51 में दी गई है। आर्टिकल 51 में तो नीति निर्देशक तत्व पढ़ोगे आप, नीति निर्देशक तत्व हमने पढ़ा भी था, भाग 4 में 36 से 51, यानी नीति निर्देशक तत्व का जो लास्ट आर्टिकल है 51 में, वहाँ पर हमारी विदेश नीति है। विदेश नीति होती है पूरे विश्व के साथ हमारे संबंध, और भारत ने हमेशा जो विश्व के साथ जो संबंध बनाए हैं वो शांति के तहत बनाए हैं। भारत चाहता है युद्ध की स्थिति ना आए, अगर कोई विवाद हो भी जाए दो देश के मध्य तो उसको बैठकर समझौते के द्वारा, मध्यस्थता के द्वारा हल करना चाहिए। इसी कारण भारत ने देखो ताशकंद समझौता किया था 1965 के अंदर, जो पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। 1972 में जब नया बांग्लादेश बना था उस टाइम शिमला समझौता हुआ था। यानी भारत ने हमेशा हर स्थिति को निपटने के लिए समझौते को अपनाया, युद्ध को नहीं अपनाया। भारत ने पंचशील का समझौता किया था, ध्यान रखना, पंचशील का जो समझौता हुआ था वो भारत और चीन के मध्य हुआ था। उसमें 5 शील दिए गए थे, हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, यानी 5 व्यवहार थे, हम एक दूसरे के प्रति मान सम्मान रखेंगे, हम एक दूसरे के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी कहने का मतलब भारत ने हमेशा विश्व शांति का समर्थन किया है, भारत ने हमेशा युद्ध को रोकने की बात कही है। और ये जो आपकी विश्व शांति है, जो विदेश नीति है, ये आपको पूरे का पूरा लेसन मिलेगा। आपका एक पूरा लेसन है जो विदेश नीति का है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे पंचशील का समझौता पढ़ेंगे, ताशकंद समझौता पढ़ेंगे, शिमला समझौता पढ़ेंगे, भारत और चीन के साथ संबंध पढ़ेंगे, भारत पाकिस्तान के साथ संबंध पढ़ेंगे, भारत और नेपाल के साथ संबंध पढ़ेंगे। उसके अंदर भारत ने हमेशा और हमेशा ही शांति की बात कही है। अगर दूसरे देश ने भी हम पर आक्रमण किया है, पाकिस्तान ने 1965 में आक्रमण किया, तो भारत ने सबसे पहले दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, ताशकंद समझौता किया। 1971-72 में युद्ध हुआ था, उसके अंदर भी भारत ने सबसे पहले क्या किया था, समझौते का हाथ आगे बढ़ाया और समझौता किया, यानी युद्ध को रोका। यानी भारत की ये नीति है कि वो पहले किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, कभी भारत किसी पर आक्रमण नहीं करेगा, कभी किसी दूसरे देश को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ताकि पूरे विश्व में क्या बनी रहे, शांति स्थापित रहे। इसी कारण इसके अंदर होता है तो वो इफेक्ट आपको, भारत ने हमेशा यूएनओ का समर्थन किया है, यूएनओ का समर्थन। यूएनओ कौन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये पूरे विश्व का एक संगठन है, उसकी स्थापना 1945 के युद्ध के बाद, तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद की गई थी। क्योंकि थी ताकि तृतीय विश्व युद्ध न हो पाए, ऐसे पूरे विश्व पर कानून बनाए जाए जिससे तृतीय विश्व युद्ध न हो। और इसी तृतीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए जो यूएनओ की स्थापना हुई थी, भारत ने हमेशा यूएनओ के कानूनों का समर्थन किया है। क्यों? क्योंकि भारत को ये मालूम है, भारतीय जानता है कि अगर तृतीय विश्व युद्ध रोक सकेगा तो वो सिर्फ यूएनओ ही रोक सकेगा। अगर पूरे देश, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, उनके कानूनों का पालना करने लग जाए, एक दूसरे देश पर आक्रमण न करे, एक दूसरे देश की सीमा का उल्लंघन न करे, तो अपने आप ही पूरे विश्व में क्या बन जाए, शांति स्थापित हो जाए। तो ये भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम पूरे विश्व में क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट आपकी विशेषता है कि हमारे संविधान में आपातकालीन उपबंध भी दिए गए हैं, आपातकालीन उपबंध। देखो भारतीय संविधान में आपातकालीन संबंधित भी कुछ बात लिखित गई है। आपातकाल जो इमरजेंसी होती है उसको लगाने के लिए भी आपातकाल का उपबंध किया गया है भारत में। अगर कोई मान लो ऐसी विकट स्थिति आ जाए, बहुत बड़ी समस्या देश के सामने फेस हो, बहुत बड़ी समस्या सामने आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, उसको निपटने के लिए आपातकाल लगा सकते हैं ताकि देश में उस समस्या से निपटा जा सके। ये जो आपातकाल पढ़ते हुए भाग 18 में है, हमारे आपातकाल किसमें दिए गए हैं, भाग 18 में, सेक्शन 18 में 18 में इसको रखे गए हैं आपातकाल को भारतीय संविधान के अंदर। ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। और इसके अंदर आर्टिकल पढ़ते हो 3, एक तो आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। यानी 3 तरीके से क्या हो सकता है, हमारे देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब अलग अलग पढ़ते हैं। आर्टिकल 352 क्या कहता है, आर्टिकल 352 आपको ये कहता है कि भारत में 3 स्थितियों में क्या कर सकते हैं। 352 का देखो ये राष्ट्रपति लगाता है, कौन लगाता है, राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति यानी इनकी घोषणा करता है। इसमें कह सकते हैं हम
भी आपातकाल है 352 को तीन तरीके से लगाया जा सकता है। एक तो अगर देश में युद्ध की स्थिति हो या कोई बाहरी आक्रमण हो, जो दूसरे देश ने हम पर आक्रमण किया हो, या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो, यानी देश के अंदर ही कोई सशस्त्र विद्रोह होने की स्थिति पैदा हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में क्या लगाया जा सकता है, आपातकाल या इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इसका मतलब अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना 352, ठीक है, वह तीन स्थितियों में लगाया जा सकता है, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह है। ठीक है, इसके बारे में एक फैक्ट और है, मैं आपको बता ही देता हूँ इसके साथ ही, जैसे आप नेक्स्ट पढ़ लोगे। देखो जो मूल संविधान था, मूल संविधान कब की बात हो रही है, 1950 जब वो लागू हुआ था 26 जनवरी को। उस समय जो स्थिति तो तीन ही थी, 352 का यूज तीन स्थितियों में हो सकता था, लेकिन वो अलग, एक तो थी युद्ध, ये तो सेम ही है, एक थी बाहरी आक्रमण, ये भी सेम है, तीसरी थी वो थी आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति। यानी जो मूल संविधान था उसमें आंतरिक अशांति शब्द था, अभी उसके अंदर जो लगता था वो तीन प्रकार से इसमें आपातकाल लगाया जा सकता था। लेकिन वह क्या इसका जो यूज हुआ था आंतरिक अशांति का, वो 1975 के अंदर इंदिरा गांधी ने इसका प्रयोग किया था, और 1975 में इसका प्रयोग करते हुए क्या किया गया था, आपातकाल को लगाया था, इमरजेंसी को घोषित किया था। तो मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, उसके बाद 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया, इस शब्द को हटा दिया गया और उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। मेरे बात, ये 352 का हम तीन स्थितियों में यूज कर सकते हैं, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अगर देश में ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, राष्ट्रपति इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है, आपातकाल लगा सकता है। और पहले तो था आंतरिक अशांति शब्द था, उस शब्द को संविधान से हटा दिया गया, उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। ये फैक्ट भी आप याद रखना, और ये हुआ था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम 356। ये लगता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, संवैधानिक तंत्र की विफलता। देखो 352 तो इसके कारण लगता है, और 356 जो राष्ट्रपति शासन, इसको हम आर्टिकल 356 उसको हम लोकप्रिय नाम है उसका राष्ट्रपति शासन। एक बार ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन भी पूछा गया था, जो 356 इमरजेंसी होता है उसका लोकप्रिय नाम क्या है, इसको हम राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति इसकी घोषणा करता है। तो ये लगता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, यानी राज्यों की जो सरकार है वो संविधान के अनुसार राज्य को नहीं चला पाती, संविधान के अनुसार वो सरकार चलाने में असमर्थन है। अगर ये स्थिति स्पष्ट हो जाए तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, 356 लगाकर वहां पर आपातकाल इमरजेंसी घोषणा कर सकता है उस राज्य में। जैसे मान लो राजस्थान है, वहां पर ऐसे हो जाए भी ये सरकार सही तरीके से सरकार नहीं चला पाती, संविधान के अकॉर्डिंग सरकार नहीं चला पाती, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, उसमें आपातकाल लगा सकता है, 356 का यूज कर सकता है। तो 352 के ये तीन तरीके हैं, 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता है, और 360 का हम बात करें तो वो होता है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। यानी वित्त संबंधित अगर देश में किसी प्रकार की समस्या पैदा हो जाए, हमारी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या आ जाए, हमारे जैसे मान लो जो मुद्रास्फीति है वो बहुत अधिक हो जाए, या हमारी मुद्रा स्फीति आ जाए, या किसी न किसी प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाए, ठीक है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, 360 के द्वारा वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि अभी तक 360 का यूज कभी नहीं हुआ। इसका मतलब वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा, यानी वित्त से संबंधित हमारी अभी तक इतनी बड़ी समस्या पैदा नहीं हुई कि हम आपातकाल लगा सके, इमरजेंसी लगा सके। तो ये है हमारे भारतीय संविधान की विशेषताओं में आपातकालीन उपबंध, जो हमारे भारतीय संविधान में भाग 18 में आर्टिकल 352, 356 और 360 में उल्लेखित है। और आपको यही बता चुके हैं 352 कब लगता है, 356 कब लगता है, और 360 कब लगता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इसकी विशेषता। नेक्स्ट इसकी विशेषता है इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता।
देखो इसके बारे में बात कर भी चुके हैं गहरी नागरिकता में। कैसे? हमारे भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। कौन सी प्रणाली को? संघात्मक। और संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं। इसका मतलब इसमें राज्य की नागरिकता अलग होती है और केंद्र की अलग होती है। जैसे अमेरिका में है, अमेरिका में केंद्र की नागरिकता अलग होगी सेंटर की, और जो स्टेट है वहाँ पर यूनिट है, इकाइयाँ हैं, उनकी नागरिकता अलग होगी। लेकिन भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया, लेकिन नागरिकता को दो भागों में नहीं बांटा गया, बल्कि एक ही नागरिकता रखी गई है। आप चाहे पंजाब में रहो, राजस्थान, हरियाणा, कहीं भी रहो, हम भारतीय हैं। कोई भी क्षेत्र में रहे हम, चाहे कोई केंद्र शासित प्रदेश है, कोई राज्य है, कहीं पर भी हम रह रहे हैं, हम कौन है? भारतीय है। इसका मतलब हमारे सिर्फ एक ही नागरिकता को अपनाया गया है, भारतीय को। ये नहीं मैं पहले मेरे को राजस्थान में तो राजस्थान की नागरिकता मिले, फिर मेरे को भारत की मिले, ऐसा कोई मैटर नहीं है। यानी हमारे क्या बनाया गया है? दो नागरिकता को, दोहरी नागरिकता अमेरिका में है उसको नहीं अपनाया गया, बल्कि एकल नागरिकता को अपनाया गया है, गहरी नागरिकता को अपनाया गया है। हम भारत के कोई भी क्षेत्र में रहे, कहीं भी रहे, कोई भी राज्य में रहे, हम सिर्फ कौन से है? एक ही नागरिकता है, भारतीय। हम जब भी मान लो कोई विदेशी यहाँ पर आता है, उसको नागरिकता मिलती है, तो उसको राज्य की नहीं मिलती, सिर्फ सेंटर की मिलती है, भारतीय बस। ठीक है, तो इसका कारण हमारे संविधान में क्या अपनाया गया? अकेली नागरिकता को अपनाया गया है। ठीक है, ये भी हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं आगे। देखो उसके बाद आता है आपका लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन। देखो भारत कौन से राज्य का समर्थन करता है? भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से आप पढ़ोगे नीति निर्देशक तत्व। क्या पढ़ोगे? हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 दिए गए हैं आपको। इसके अंदर ये हमारे संविधान में क्यों अपनाए गए थे, हमारे संविधान में क्यों रखे गए थे? सिर्फ इसीलिए रखे गए थे ताकि राज्य को एक लोक कल्याणकारी संस्था बनाई जा सके। और हमारे संविधान सभा के जितने भी मेंबर थे, उनका मेन उद्देश्य यही था कि हम भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाएंगे, भारत को एक लोक कल्याणकारी देश बनाएंगे। और इसी लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करने के लिए आप देखते होंगे, देखो जो केंद्र है, जो राज्य है, वृद्धावस्था पेंशन देता है, बेरोजगारी भत्ता देता है, गरीबी दूर करता है, रोजगार देता है, पेंशन निकालता है, और स्वास्थ्य, उच्च स्वास्थ्य के लिए हमें भोजन वगैरह उपलब्ध करवाता है। यानी हमें ऐसा क्यों करता है केंद्र और राज्य? ताकि सभी जनता का, सभी लोगों का क्या उसके कल्याण हो सके, सबका विकास हो सके। इसी कारण ये लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं। और हम नेक्स्ट जो लेसन में पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व, उसके अंदर आप कंप्लीट पढ़ोगे। नीति निर्देशक तत्वों में हमें बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, हमें वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, ठीक है, और भी हमें निश्चित मजदूरी दी जाती है, और SC ST के लिए भी आरक्षण वगैरह की सुविधा दी जाती है। इसलिए दी जाती है ताकि सभी का कल्याण हो, पूरे समाज का विकास हो, स्वास्थ्य का विकास हो, शिक्षा बढ़े। देखो निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, ये भी समाज के लिए, लोगों के लिए, ताकि लोग एजुकेटेड हो, शिक्षित हो, ताकि उनका विकास हो। तो कहने का मतलब है हमारे संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया गया। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, संविधान सभा के मेंबर जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उनकी एक ही मंशा थी, एक ही मेन उद्देश्य था कि भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य का दर्जा दिया जा सके। और इसी कारण हमारे संविधान में इन तत्वों को अपनाया गया था। तो इसी कारण हम कह सकते हैं भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कह सकते हैं भी जो अल्पसंख्यक है और जो पिछड़े वर्ग है उनके आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण की व्यवस्था देखो भारतीय संविधान की विशेषता हम पहले पढ़ चुके हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब जो SC ST है, जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक होते हैं जो संख्या में कम होते हैं, एक बहुसंख्यक होता है जो संख्या में ज़्यादा होते हैं, अल्पसंख्यक जो कम होते हैं। इसका मतलब जो बहुसंख्यक होते हैं वो अल्पसंख्यक का शोषण कर सकते हैं ना, जो वो संख्या में कम होते हैं। इससे बचने के लिए अल्पसंख्यकों को कुछ आरक्षण दिया गया है, कुछ आरक्षण दिया गया है ताकि उनके भी विकास हो सके, उनका भी कल्याण हो सके। और साथ में जो पिछड़े वर्ग हैं जैसे SC है, ST है, OBC है, उनके भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है सबका विकास करने के लिए। इसके लिए अब जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक तो आप पढ़ोगे आर्टिकल 330, एक पढ़ोगे आर्टिकल 332।
अगर इसके आधार पर हम एग्जाम्पल लें भी आरक्षण कैसे दिया गया है। देखो आर्टिकल 30 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो एससी और एसटी वर्ग है, एससी और जो एसटी वर्ग है उनका संसद में, पार्लियामेंट में, यानी उनको संसद में क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। ये स्पष्ट रूप से बात लिखी गई है। तो जो एससी एसटी वर्ग है, जो पिछड़े हुए वर्ग है, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए, उनका विकास करने के लिए उनको संसद में क्या दिया जाएगा, निश्चित सीट दी जाएगी, निश्चित आरक्षण दिया जाएगा, ताकि उनके मेंबर भी संसद में पहुंच सके, उनके सदस्य भी संसद में पहुंचकर अपना विकास कर सके। समझ रहे हो बात, उनका कल्याण हो सके। अगर हम बात करें आर्टिकल 332 की, तो आर्टिकल 332 में स्पष्ट रूप से ये बात लिखी गई है संविधान में भी जो एससी और एसटी है उनके लिए विधानसभाओं में क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया है। देखो संसद तो होती है पार्लियामेंट केंद्र की, और विधानसभा होती है जो स्टेट की होती है, राज्य की होती है, यानी दोनों ही जो उनकी पार्लियामेंट है उनमें क्या दिया गया, आरक्षण प्रदान किया गया है। आर्टिकल 330 तो कहता है एससी एसटी को संसद में आरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 332 कहता है एससी एसटी को विधानसभाओं में आरक्षण दिया गया है, ताकि उनके मेंबर विधानसभा में और संसद में पहुंच सके, उनका कल्याण हो सके। क्योंकि वैसे तो ये अल्पसंख्यक है, मतलब कह सकते हो पिछड़े हुए वर्ग है, वो इतने चुनाव लड़ नहीं सकते, इतनी उनको वो जीत नहीं सकते, वहां तक पहुंच नहीं सकते, यानी किसी न किसी कारण उनके बीच में रुकावट आती रहती है। तो वैसे तो पहुंच नहीं सकते, तो इसलिए उनको क्या कर दिया गया, आरक्षण दे दिया गया है, ताकि वो आसानी से वहाँ संसद में और विधानसभा में पहुँच अपनी आवाज़ उठा सके, अपने जो जाति है, उनकी जो पिछड़ा वर्ग है, उनका विकास हो सके और खुद का कल्याण कर सके, यानी अपनी बात संसद और विधानसभा तक रख सके। इसी कारण क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया है। हम बात करें अन्य पिछड़े वर्ग की, ओबीसी की, अन्य पिछड़ा वर्ग। देखो इससे संबंधित भी संविधान में रखा गया था। आपको पता है एक बनाया गया था मंडल आयोग। कौन सा आयोग, मंडल आयोग। इससे पहले बना था काका कालेलकर आयोग, उसकी सिफारिश नहीं मानी गई थी। मंडल आयोग बना था, वो बना था मुरारजी देसाई के काल में। उसने एक बात कही थी कि जो पिछड़े वर्ग है उनको 27% आरक्षण दे दिया जाए, अन्य पिछड़े वर्ग को। और इसको जो परमिशन दे दी गई थी वो 1993 में, ध्यान रखना 1993 में जो ओबीसी है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, उनको 27% का आरक्षण दे दिया था। आरक्षण इसलिए दिया था ताकि उनका भी कल्याण हो, उनका भी विकास हो। और ये दिया गया था, मैं बता चुका हूँ आपको, मंडल आयोग की सिफारिश पर। ये सिफारिश मंडल आयोग ने की थी कि क्या करें, इसको ओबीसी को, अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए। और ये धीरे धीरे चलता चलता 1993 में नरसिम्हा राव, उस टाइम पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया, 1993 में ये 27% आरक्षण को डन कर दिया, लागू कर दिया गया, संसद द्वारा परमिशन दे दी गई। तो इनके द्वारा ये स्पष्ट रूप से दिखा गया भी हमारे यहाँ पर अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया है। हम एक आर्टिकल 335 लिए भी, आर्टिकल हम अगर 335 की बात करें तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो सरकारी सेवाएं हैं, सरकारी सेवाएं, जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उसके अंदर एससी एसटी के लिए, उसके अंदर एससी एसटी के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई, समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। इसका मतलब ये आरक्षण चलता ही जाएगा, उनको ही मिलता ही रहेगा। सरकारी सेवाओं के अंदर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। ऐसा नहीं कहा कि 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, ऐसा कोई मैटर नहीं है। यानी 335 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि एससी एसटी के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। ये नहीं कह सकते भी इतनी सीमा के लिए उनको आरक्षण दिया गया है, ये आर्टिकल 335 में लिख दिया गया था। तो हम पढ़ते हैं अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग में आरक्षण, आर्टिकल 330 संसद में आरक्षण एससी एसटी को, आर्टिकल 332 एससी एसटी को विधानसभाओं में आरक्षण, 1993 में 27% जो मंडल आयोग की सिफारिश पर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण, और 335 के अंदर सरकारी सेवाओं के अंदर जो एससी एसटी को आरक्षण दिया जाता है उसकी समय सीमा को समाप्त कर दिया गया है, यानी कोई समय सीमा नहीं रखी गई थी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो उसके बाद हमारा
विलक्षण दस्तावेज। देखो हमारा जो संविधान है ना वो एक विलक्षण है। विलक्षण यानी हमारे जो संविधान सभा के मेंबर थे उनकी सोच, अच्छी सोच, अच्छे गुण इसके अंदर रखे गए हैं। बहुत से विदेशी संविधान, जो विदेशी जिन्होंने देशों में अमेरिका वगैरह संविधान है, उनके ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, उनसे अच्छी स्विट्जरलैंड के संविधान है, उनसे बढ़िया बढ़िया बातें लेकर उनको इतनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बनाकर अपने संविधान में रखा गया है। यानी एक बहुत ही उच्च प्रकार का बढ़िया तरीके का संविधान का निर्माण किया गया है। यानी एक विलक्षण दस्तावेज है और बहुत से देशों ने तो इनको मॉडल के रूप में लिया है। हमसे हमारे संविधान को एक मॉडल के रूप में लेकर संविधान का निर्माण किया है। जैसे हम एग्जाम्पल लें दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका ने तो क्या है, अपने देश का जब वो क्या कर रहे थे, संविधान का निर्माण किया था, तब उन्होंने इसको अपने भारतीय संविधान को एक मॉडल के रूप में लिया था कि वो भी चाहते थे भारतीय संविधान के अनुसार हमारा संविधान का निर्माण, हमारे देश का एक संविधान बन सके। तो इसी कारण एक क्या है, ये विलक्षण दस्तावेज के रूप में भी काम आता है। तो डियर स्टूडेंट, हमारी ये भारतीय संविधान की विशेषताएं कंप्लीट हो चुकी है। आपका ये लेसन कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। भारतीय संविधान की जो आपके लगभग 20 दी हुई थी वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने टोटल विशेषताओं को पढ़ा है, उनकी टोटल जितने भी फैक्ट आए थे उसके अंदर एक्स्ट्रा भी मैंने आपको बताया है ताकि आपको टोटल फैक्ट याद हो उसके बढ़िया तरीके से। अब इसके अंदर आपका जो लास्ट एक टॉपिक है वो है प्रस्तावना। और आपको पता है हमने जब भारतीय संविधान की विशेषता पढ़नी शुरू की थी उसके अंदर एक विशेषता प्रस्तावना थी जो दूसरे नंबर की थी। और प्रस्तावना में मैंने आपको ये भी बताया था भी ये प्रस्तावना तो आपको यहाँ पर तो इतना ही पढ़ना है भी ये भारतीय संविधान की विशेषता है, भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना भी है, लेकिन उसको डिटेल से हम उसके टॉपिक में ही पढ़ेंगे। यानी यहाँ पर आप प्रस्तावना कंप्लीट पढ़ोगे, भारतीय प्रस्तावना में क्या क्या लिखा गया है, क्योंकि हम पहले पढ़े थे कि प्रस्तावना का क्या अर्थ होता है भाई, संविधान के उद्देश्य, संविधान के उद्देश्य जहां लिखित है वो प्रस्तावना है। इस चीज को हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब प्रस्तावना में कौन कौन से उद्देश्य हैं, कौन कौन सी बात लिखी गई है, उनका क्या अर्थ है, ये टोटल मैटर हम क्या करेंगे इस टॉपिक में पढ़ेंगे। और प्रस्तावना के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। यानी प्रस्तावना में अगर आपसे पूछे तो आप बताओगे एक ही बार संशोधन हुआ है, ये बात ध्यान रखना। वैसे तो बहुत संशोधन हो चुके हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना अगर आए प्रस्तावना शब्द और आपसे पूछे प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन हुए हैं तो आप कहोगे सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, जो हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। कैसे जोड़े गए थे वो हम प्रस्तावना के टॉपिक में कंप्लीट पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था प्रस्तावना क्या होता है, संविधान का छोटा रूप होता है। इसी कारण इसको हमने क्या कहा था, संविधान का हृदय या आत्मा कहा था। संविधान का हमने क्या कहा था, इसको आत्मा कही थी, क्योंकि ये छोटा रूप है। और एक हमने इसके अंदर के.एम. मुंशी का स्टेटमेंट भी पढ़ा था, यदि आपको याद हो तो। के.एम. मुंशी जिसने कुछ अपनी बात कही थी प्रस्तावना के बारे में, क्या कहा था उन्होंने, कहा था प्रस्तावना है वो राजनीतिक कुंडली है, राजनीतिक कुंडली है। जैसे हमारे पूरे जीवन का लेखा जोखा एक कुंडली पर आ जाता है ना, जीवन तो बहुत बड़ा होता है, कुंडली छोटी सी होती है, यानी छोटी सी कुंडली पर पूरा जीवन बता देते हैं। उसी प्रकार एक छोटी सी प्रस्तावना से हम पूरे संविधान को समझ सकते हैं। संविधान बहुत बड़ा है। अगर हम काउंटिंग की आधार पर देखें ना तो 500 तक आर्टिकल पहुंच चुका है लगभग, वैसे 395 आर्टिकल है। इतनी चीज समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर हम प्रस्तावना को समझ लें तो पूरे संविधान के जो उद्देश्य है, पूरे संविधान के जो लक्ष्य हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जो भी हमारे मौलिक अधिकार है, नीति देशक तत्व है, जो भी हमें न्याय दिए गए हैं, हमें समानता दी गई है, हमें बंधुता, जो भी कंप्लीट लागू होने की स्थिति दी गई है। अभी संविधान लागू कब हुआ था,
ठीक है, यानी कंप्लीट हम समझ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक प्रस्तावना का कारण। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। और के मुंशी ने इसको राजनीतिक कुंडली कहा था। और इसके बारे में तो आगे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। प्रस्तावना को टोटल कंप्लीट से करेंगे और प्रस्तावना की आपकी एक वीडियो बनेगी, एक क्लास होगी, जिसके अंदर आपको प्रस्तावना स्टार्टिंग हम भारतीय लोग अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी स्टार्ट से लेकर लास्ट तक जितने भी शब्द हैं उनके अर्थ पढ़ेंगे हम, ताकि आपको प्रस्तावना कंप्लीट रूप से याद हो जाए, क्योंकि इससे प्रश्न आते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबसे बढ़िया बात है भी आपके सिलेबस में दी गई है, आपके सिलेबस में प्रस्तावना दी भी गई है और उनके अर्थ भी आपको स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। तो आज तक आपको इतना ही, इनको आप पढ़ लेना, नोट्स बना लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।